So, hello learners, welcome to IES Marathon. So, here I am back with the new lesson. अभी तक हमने आर्टिकल 32 तक देख लिए। जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, वो बहुत ही फुल स्पीड से चल रहे हैं और जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड बातें करनी है, जो कि आर्टिकल 33 है। ठीक, उसी के साथ हम 34 35 भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे। राइट, तो आर्म फोर्सेस का क्या रिलेशन है और फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल्स को अवेलेबल है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आर्टिकल 33 के अंदर ये मेंशन है स्पेसिफिकली, है ना। सो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जो हमारे मेंबर्स हैं किन आर्म फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी और एनालोगस फोर्सेस के जितने भी मेंबर्स हैं ना और हमारे पर्सनल्स हैं, उनके पावर, उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है पार्लियामेंट और एब्रोगेट भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, सो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वही सिंपल बात कि उनकी ड्यूटीज़ को प्रॉपर डिस्चार्ज करने को मिले। ठीक है, सेकंड जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे। ठीक है, अमंग देम। अब ये सिर्फ ये जो पावर है ना अंदर आर्टिकल 33, वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं, ताकि कोहेरेंस रहे और ऑल ओवर द नेशन। और वैसे भी डिफेंस जो है सेंट्रल के अंदर ही आता है। अब ये जो लो पार्लियामेंट बनाएगी ना कि इन बेसिस पर हम आर्म फोर्सेस की इन राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं या एब्रोगेट कर रहे हैं, इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ग्राउंड्स दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं इसलिए इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इस बेसिस में, है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्ट्स बनाए, जैसे कि आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, पुलिस फोर्स एक्ट, है ना, और द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, BSF एक्ट बनाया। अब ये सब जो है अभी तक हमने आपको देखा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 में हमने देखा कि ये तो इम्पोज कराने के लिए बात करता है। आर्टिकल 32 चाहे कुछ हो जाए फंडामेंटल राइट्स को जो है इम्पोज करा के दम लेंगे, लेकिन आर्टिकल 33 कह रहा है हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है पावर, आई मीन जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, है ना। अब कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन लगाता है, जैसे कि आपकी राइट टू स्पीच पे और एसोसिएशन नहीं बना सकते, ट्रेड यूनियन से पॉलिटिकल एसोसिएशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, देखा आपने बहुत बार मिलिट्री ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं या फिर आपके जो सैनिक ही होते हैं, उनको जो है प्रेस से इतनी कम्युनिकेशन करने की आज़ादी नहीं है ना। और राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, जैसे हम सब लोग जा सकते हैं वैसे ये पर्सनल्स नहीं जा सकते, इतना राइट नहीं है इनको। अब ये जो आस्पेक्ट है, ये वाली जो डिफरेंस बता रखा है, मार्शल लॉ के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स की क्या कंडीशन होती है और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या कंडीशन होती है, वो हम आने वाले अभी थोड़ी देर में कुछ मिनटों में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स, इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है, तो इसके अंदर सिर्फ वही कॉम्बैट जो लड़ते हैं, जैसे कॉम्बैट क्या होता है, जो लड़ते हैं बेसिकली लड़ा के, है ना, जो ठीक है फ्रंट लाइन पे जो सबसे पहले फाइट करते हैं, उनके अलावा जो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे आपके बार्बर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, कुक्स और चौकीदार और बुक मेकर्स, टेलर्स, ये सब भी आपके आर्म फोर्सेस की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो इनके ऊपर भी सेम रेस्ट्रिक्शन होती है जो कॉम्बेटेंट्स के ऊपर रहती है। ठीक है, अब ये अगर जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स की बात है, तो पार्लियामेंट्री लॉ जो अंदर आर्टिकल 33 के अंदर जितने भी लॉ बनाएगा ना, वो कोर्ट मार्शल को जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है और हाई कोर्ट का, उससे थोड़ा सा एक्सक्लूड रखता है। ठीक है, जहाँ तक हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो चैलेंज नहीं किया जा सकता इन सबको। अब बात करते हैं आर्टिकल 34 की, 33 कंप्लीट हो चुका है, मार्शल लॉ एंड द फंडामेंटल राइट्स। जब मार्शल लॉ इंप्लीमेंट होता है और इन्फोर्स करते हैं, तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स की क्या कंडीशन होती है। इसके बाद हम सीधा चलेंगे जो हमारा डिफरेंस है, हमने देखा था मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स की क्या सिचुएशन है वो। ठीक, 34 प्रोवाइड करता है फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जब मार्शल लॉ किसी एरिया में लगा रहता है इंडिया की टेरिटरी में। ठीक, अब ये पार्लियामेंट, देखो पार्लियामेंट जो है सुपर मोस्ट पावरफुल एजेंसी बन जाती है, जुडिशरी भी से भी ऊँची, जब मार्शल लॉ कहीं पे इम्प्लीमेंट होता है तो। ठीक है, बिकॉज इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन ऑफ एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रिएस्टोर। देखो कहाँ पे लगाया जाता है मार्शल ऑर्डर, जहाँ पे वायलेंस हुआ हो या फिर कोई ऐसी थ्रेट है जो पब्लिक ऑर्डर को डिसबैलेंस कर दे, है ना, इस तरीके की चीज़ें। और बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी हो या फिर बहुत सी ऐसी जगह जो कि लॉ के अंदर मेंशन की गई है। अब इसमें इंडेमनीफाई का मतलब होता है विशेष अधिकार जो होते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दिए जाते हैं, कि उनको यहाँ पर किसी भी तरीके से मेंटेनेंस और जो ऑर्डर है उसको रिस्टोर करना ज़रूरी है। ठीक है, अब पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस
पास्ट पनिशमेंट एंड इन्फ्लिक्टेड फॉर फ्यूचर ऑर्डर और अदर एक्ट डन अंडर द मार्शल लॉ इन सच एरिया। पार्लियामेंट ही ऐसी पावर है जो हर किसी को बेसिकली ये वैलिडेट करती है, ये निश्चय करती है हर चीज़ का कि क्या सेंटेंस होगा, पनिशमेंट क्या होगी, और अगर किसी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर करना है तो उसका भी ऑर्डर पार्लियामेंट से आता है। लेकिन ये सिर्फ बेस्ड होता है वो पर्टिकुलर मार्शल लॉ जिस एरिया में हुआ है उसी एरिया, और ये जितने भी एक्शंस होते हैं वो पार्लियामेंट के वो चैलेंज नहीं किए जा सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, है ना। और ये हमने कहाँ से लिया, इंग्लिश कॉमन लॉ से। जितनी भी ये सब बातें ना कॉन्फ्लिक्चुअल चीज़ें हम इंग्लिश लॉ से, इंग्लिश लॉ में मिलेगी आपको जा करके, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना कभी, है ना। वैसे भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो लिखी हुई है, बाकी तो वो फिर कन्वेंशन से चलते हैं, है ना। सो अब मार्शल लॉ का मतलब बेसिकली डिफाइन तो कहीं पे भी नहीं किया गया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं किया, है ना। लेकिन हम कह सकते हैं इसका एक मतलब निकाल सकते हैं मिलिट्री रूल, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मिलिट्री अथॉरिटीज़ चलाती है ना। जहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मिलिट्री अथॉरिटीज़ चलाती हैं, और ये वो लॉ होते हैं जो बेसिकली मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं, है ना। यहाँ पर जो ऑर्डिनरीज लॉ होते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो चलते हैं, है ना। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मिलिट्री लॉ दैट इज़ एप्लीकेबल टू द आर्म फोर्सेज। ये भी आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा कि वो लॉ नहीं है ये जो आर्म फोर्सेज पे लगाते हैं, बल्कि ये अलग लॉ है जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स में इनकी हियरिंग होती है ना, उस पर बेसिस होते हैं। देखो अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे लॉज में ये कहीं भी नहीं लिखा कि एग्जीक्यूटिव कब इस प्रोविज़न का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं बताई गई है। बट आर्टिकल 34 पढ़ने के बाद हमको ये पता, इसके अंदर बेसिकली इम्प्लिसिट है कि अगर इसी की बात होती है तो मार्शल लॉ जो है डिक्लेयर किया जा सकता है इंडिया के कोई भी एक पार्ट में, ठीक है। सो द मार्शल लॉ इज इम्पोज अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज, जो मैंने बताया, जैसे कि वॉर हुआ, इन्वेजन, इंसरेक्शन, रिबेलियन हुए, राइट्स हुए, और वायलेंट रेजिस्टेंट किया टू लॉ, तो इस तरीके की कंडीशन जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी वहाँ पर मार्शल लॉ लगाया जाता है। सो इट्स, अब आपको पता है कि ब्रिटिश यानी कि कॉलोनियल टाइम पे इंडिया में कितनी बार, सैकड़ों बार लगा दिया गया है मार्शल लॉ, है ना। और जलियन वाला बाग इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मार्शल लॉ, है ना। सो इट्स जस्टिफिकेशन इज टू रिपेल फोर्स बाय फोर्स फॉर मैनेजिंग और फॉर मेंटेनिंग द रिस्टोरेशन एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, यानी कि ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए और हमको जो है शांति बनाए रखनी है, इसलिए हम इसको करते हैं। इसको जस्टिफाई करने के लिए ये रीज़न दिए गए हैं। अब पार्लियामेंट के पास सारी पावर्स आ जाती हैं इस एक ही बार में। जब भी मार्शल लॉ की बात आती है तो पूरी एबनॉर्मल पावर होती हैं कि जितने भी नेसेसरी स्टेप्स आप लो, लेकिन जो है आपको मिलिट्री अथॉरिटीज़ को सीधा पकड़ा देते हैं कि ये अथॉरिटीज़, ये पावर्स है आपके पास, अब आपको यहाँ पर शांति कायम रखनी है, ठीक है। और सेम रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे, अभी रेगुलेशन लगा देंगे क्या राइट्स ऑफ सिविलियंस है उन पर, और पनिश भी करते हैं। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स का। पहला, मार्शल लॉ के टाइम पे ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करते हैं, बट जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, मैंने आर्टिकल पूछा था आपसे, आपने बताया नहीं नीचे, तो अब आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, तीनों आर्टिकल बताओगे आप मुझे नीचे, ठीक है, कॉमेंट्स में। तो ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही नहीं करता, बल्कि सेंटर स्टेट रिलेशन को, है ना, रिवेन्यू की और लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड टेन्योर भी एक्सटेंड हो सकता है पार्लियामेंट का। तो ये ज़्यादा ब्रॉड है ना इम्पैक्ट करने के मामले में। सेकंड, मार्शल लॉ के पॉइंट में अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकता है और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट कंटिन्यूज द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, जो आपके नेशनल इमरजेंसी के टाइम की बात है ना। सो मार्शल लॉ के टाइम पे क्या है, इट इज़ इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो, ये अगर लग गया तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इनकी कराना जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये सिर्फ 3 ग्राउंड्स पे ही इम्पोज किया जा सकता है, वो है आपके वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आपके आर्म्ड रिबिलियन, इन तीनों में से एक या फिर एक से ज़्यादा। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पोज इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री, लेकिन ये जो है वो पूरी कंट्री में भी हो सकता है और उसके एक पार्ट पे भी हो सकती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब इट हैज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये आर्टिकल 34 के अंदर इम्प्लिसिट है, लेकिन इसके तो आर्टिकल बताए गए हैं बाकायदा, जो आप बताओगे मुझे, है ना, और डिटेल प्रोविजन बताया गया है, इसलिए एक्सप्लिसिट है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 35 की, और इसके बाद हम एंड करेंगे लेक्चर को, ठीक है। अब इसका मतलब है इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल इफेक्ट में लाने की बात करते हैं, कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन अब आ सकता है ना। सो यहाँ पर बहुत ध्यान देना। तो यस, आर्टिकल 35 लेस डाउन द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शेल वेस्ट ओनली इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, ऐसे कुछ प्रोविजंस
और ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट जिस पे सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है और उनको स्टेट लेजिस्लेचर में उसके लॉ नहीं बनते बेसिकली, है ना। अब दिस प्रोविजन इंश्योर्स दैट देर इज़ यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया, यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें होती है जो पूरे नेशन में इक्वली अवेलेबल हो, है ना। तो अब आर्टिकल 35 के अंदर कुछ प्रोविजन है वो देख लो जिससे आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। अब पहला पॉइंट आता है आपका कि पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है कि कुछ बेसिस पे और कुछ फंडामेंटल राइट्स पे लॉ बना सकें। जैसे आपका पहला आता है आर्टिकल 16, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 16, प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। आर्टिकल 16 को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम, तो आप देख लेना उसको जा करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेल में बताया मैंने। सेकंड पॉइंट आता है आपका एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स एंड रिट्स, बहुत ही डिटेल में बता दिया। इसके जस्ट पहले वाले लेसन में हमने जब हमने आर्टिकल 32 पढ़ा और रिट्स पढ़े थे कि पार्लियामेंट ही एम्पावर है सिर्फ कि वो किसी भी कोर्ट को इंडिया में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा ऑर्डर कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि वो जो बेसिकली कि एम्पावर कर सकती है बेसिकली कि डायरेक्शन दें, ऑर्डर दें और रिट इशू कर दें, ठीक है, ताकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अप्लाई हो सकें, इंप्लीमेंट हो सकें अंदर आर्टिकल 32। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 33, अभी अभी पढ़ा हमने कि इट रेस्ट्रिक्ट एंड एब्रोगेट एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर्म फोर्सेस के पर्सोनल्स, पुलिस फोर्स के पर्सोनल्स के लिए, है ना। नेक्स्ट है इंडेमनीफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ मार्शल लॉ, ये भी हमने समझा दिया, अभी समझाया मैंने आर्टिकल 33 एंड 34, ठीक। नेक्स्ट बात आती है पार्लियामेंट शेल हैव, और वही बात जो स्टेट के पास नहीं है, जैसे कि कुछ मैटर्स होते हैं जैसे आपके पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स डेट आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंस अंडर द फंडामेंटल राइट, जैसे कि आपके आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23, अगर इन पे कोई केस आता है और इनके अंदर किसी को पनिशमेंट सुनानी है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ही डिसाइड कर सकती है इस पर बेस्ड लॉ बनाने का, जैसे कि अनटचेबिलिटी और जो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग की और फोर्स लेवल के लिए। अब इस पे बेसिस जो होती है, ये जो पनिशमेंट पे बेसिस जो लॉ है वो पार्लियामेंट के लिए ऑब्लिगेटरी है, इनको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये पार्लियामेंट जो है इन पे लॉ बनाए भी हुए हैं काफ़ी सारे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अल्टीमेट पावर आती है हमारे पार्लियामेंट के पास। सबसे पहली बात तो ये सुन लो कि जितने भी ये प्रोविजंस हैं, लॉज हैं, वो कंटिन्यू रहते हैं कब, जब तक उसको अल्टर रिपील और अमेंड नहीं किया जाता बाय द पार्लियामेंट, तो वो रहते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसे कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो स्टेट लिस्ट में होते हुए भी, स्टेट लिस्ट के लेजिस्लेचर के पावर में होते हुए भी पार्लियामेंट उन पर लॉ बना सकती है, और ये कॉम्पिटेंस जो है पार्लियामेंट को कौन देता है, आपका आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 का नाम लेकर के पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के भी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है और क्या एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स की, उसके अलावा हमारे फंडामेंटल राइट्स की क्या क्रिटिसिजम्स हैं, और ऐसे राइट जो फंडामेंटल राइट्स से बाहर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स एंड नॉन फंडामेंटल राइट्स। एंड फिर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, लक्ष्मीकांत का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो हम कह सकते हैं ये चैप्टर है फंडामेंटल लक्ष्मीकांत का। इसके बाद जो आपके चैप्टर्स आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे। इसके बाद जस्ट आपका पार्लियामेंट है वो थोड़ा सा लेंदी है। तो यस मिलते अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे गाइस। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ें अच्छे से, अच्छे देखें लेसन्स को, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।